स्वर्ण भवन, रात के 10 बजे। कौन है जो इतना बेल बजाया जा रहा है? मामा जी, आप अक्षु को संभाल कर कमरे में सुला दीजिए, मैं देखती हूँ। इतना कहते हुए कशिश ने अपने गोद से अक्ष को उठाकर पंकज जी के हाथों में थमा दिया, तो पंकज जी भी उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। इधर कशिश ने दरवाजा खोला तो सामने पूर्णिमा थी, पसीने से लथपथ और आंखें लाल। कशिश ने उसे देखते ही घबराकर पूछा, क्या हुआ पूर्णी, तू ठीक तो है ना? पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा, बस साइड से निकलकर लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। कशिश ने भी जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसके पीछे जाने लगी। कौन है कशिश बेटा? कमरे से पंकज जी की आवाज आई। पूर्णिमा है मामा जी, वे आ गई है। आप सो जाइए, हम भी सोने जा रहे हैं। कशिश जो कि कमरे में जा रही थी, उसने रुकते हुए पंकज जी से कहा, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि पंकज जी उसे इस तरह देखकर परेशान हो। जब वे आश्वस्त हो गई कि पंकज जी ने उसकी बात मान ली है, तो फिर वे भी पूर्णिमा के पास उन दोनों के कमरे में आ गई। उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। पूर्णिमा, कशिश ने उसका नाम पुकारा और जल्दी से जाकर उससे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि पूर्णिमा किसी की तस्वीर को अपने सीने से लगाए जमीन पर बैठी बेतहासा रोए जा रही थी। क्या हुआ तुझे? तो इस तरह से रो क्यों रही है पूर्णी? कशिश ने उसे गले लगाए हुए ही पूछा, तो उसका रोना और भी बढ़ गया। बताना पूर्णी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पूछते हुए कशिश के चेहरे पर पूर्णिमा के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। उसने उसे जमीन से उठाकर बेड पर बैठाया और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके होठों से लगाकर बोली, ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले। पूर्णिमा ने उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए ही सिसकते हुए थोड़ा सा पानी पिया। ग्लास को वापस टेबल पर रखते हुए कशिश ने कहा, अब बता, क्या हुआ? वे वे कशिश। पूर्णिमा ने सिसकी लेते हुए बोलने की कोशिश की। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। कशिश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वे मुझसे शादी करना चाहता है। कशिश, वे भूल गया सब कुछ। वे ऐसा कैसे कर सकता है? जैसे तैसे इतना कहकर पूर्णिमा फिर से रोने लगी। शादी? उसने कहा तुझसे? कशिश को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसके सवाल पर पूर्णिमा ने रोते हुए कशिश को देखकर बस हाँ में गर्दन हिलाया। पर तुझसे शादी? वे ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कशिश ने कहा, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता कशिश, कुछ भी नहीं, उसका प्यार भी नहीं, और ना ही। पूर्णिमा बोल ही रही थी कि कशिश ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए ना में गर्दन हिलाया और कहा, नो, अब जब तू सब समझ चुकी है कि उसके दिल में कुछ नहीं है, तो फिर अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। जानती हूँ कशिश, पर जो सच है उसका क्या, उसे तो हम नहीं बदल सकते ना। सच वही है जो अब तक रहा है और आगे भी रहेगा। अब जब तू उसके मन की बात जान चुकी है, तो बस कर, अब ये सब आगे मत बढ़ा पूर्णिमा। हम सब हैं तेरे साथ। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई कशिश, नहीं निभा पाई अपना वादा। अब कैसे मुंह दिखाऊं इन्हें? पूर्णिमा ने अपने हाथ में लिए हुए फोटो को देखते हुए कहा, पर तूने कोशिश तो की ना। वादा पूरा होना ना होना वे तेरे हाथ में नहीं था पूर्णिमा, तेरे ही से बस एक ईमानदार कोशिश थी और वे तूने की। कशिश ने उसे समझाया। नहीं कशिश, मैं हार गई। उसका रोना और तेज हो गया। चुप हो जा पूर्णिमा, ये मत भूल कि तू एक माँ है। अक्षु तेरा बेटा है, उसे तेरी जरूरत है, सिर्फ तेरी। बाकी सब कुछ भूल जा, भूल जा पूर्णिमा, भूल जा सब। इतना कहते हुए कशिश ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसे चुप कराते हुए थपकी देने लगी। रोने के कारण और कुछ थकान के कारण थोड़ी ही देर में पूर्णिमा गहरी नींद में सो गई। कशिश ने उसका सिर आराम से तकिए पर रखा और फिर खुद भी लाइट ऑफ करके दूसरी तरफ आकर सो गई। अगली सुबह कशिश की नींद खुली तो देखा पूर्णिमा कमरे में नहीं है। घड़ी देखा तो सुबह के 5:15 हो रहे थे। कशिश जल्दी से बाहर आई तो उसने देखा पूर्णिमा खुद तैयार है और अब वे अक्ष को तैयार कर रही है। क्या बात है, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चली माँ बेटे की सवारी? कशिश ने आकर सोफे पर पसरते हुए कहा, मासी, यू डोंट नो, हम नया स्कूल जा रहे हैं एडमिशन के लिए। अक्ष ने कशिश के सवाल का जवाब दिया। अच्छा,
अब याद आया। ओके देन, ऑल द बेस्ट। टेस्ट अच्छे से देना और एडमिशन लेकर ही आना। कशिश ने अक्ष को अपनी गोद में खींचकर और उसके गाल पर किस करते हुए कहा। यस माँ जी, अक्ष ने कहा, और फिर उसने भी कशिश के गाल पर किस्सी की और उसकी गोद से उतरकर दौड़ता हुआ नानू नानू करता पंकज जी के पास बाहर गार्डन में चला गया। पूर्णिमा, कशिश ने उसे पुकारा जो कि रसोई की तरफ जा रही थी। उसकी आवाज से पूर्णिमा के कदम रुके, पर वे पलटी नहीं। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वे रसोई में चली गई। उसके बाद कशिश भी कमरे में वापस आ गई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। माँ शारदे गुरुकुल विद्यालय काल्पनिक नाम शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में से एक स्कूल, जहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी दी जाती है। स्कूल में इंचार्ज ऑफिस के बाहर वेटिंग एरिया में इस समय पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ मौजूद थे। एडमिशन के लिए जिन जिन बच्चों का टेस्ट होना था उन्हें बारी बारी से बुलाया जा रहा था। उसी वेटिंग एरिया में इस समय पूर्णिमा अक्ष के साथ बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक प्यारी सी आवाज आई। हेलो, माय नेम इज दक्षिता राजवंश। व्हाट इज योर नेम? आवाज आने पर अक्ष ने उसे देखा तो सामने अपना हाथ बढ़ाए उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी। हेलो, माय नेम इज अक्ष माथुर। अक्ष ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। तुम भी यहाँ एडमिशन के लिए आए हो? दक्षिता ने पूछा। हाँ, मैं भी एडमिशन के लिए आया हूँ, अक्ष ने जवाब दिया। तुम्हारी ये पेपर पैक वाली पेंसिल मुझे बहुत अच्छी लगी। दक्षिता ने अक्ष के हाथों में पकड़ी हुई पेंसिल को देखकर कहा। थैंक यू, ये मुझे मेरी मौसी ने लाकर दिया। अक्ष ने पेंसिल को देखते हुए कहा। तुम्हारी मौसी ने ये कहाँ से लिया? मुझे भी चाहिए ऐसी पेंसिल। दक्षिता ने पेंसिल की ओर इशारा करते हुए बताया। उन दोनों की मम्मियाँ वहीं बैठी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, पर अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था। जहाँ पूर्णिमा बच्चों की बातें सुनकर एडमिशन के लिए लाइव डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी, वहीं दक्षिता की मम्मी अंशिका अपने फोन में व्यस्त थी। वे तो नहीं पता, अक्ष ने उदास होते हुए कहा। मतलब अब मैं ये पेंसिल नहीं ले पाऊंगी? दक्षिता उदास हो गई। अक्ष ने कुछ नहीं कहा, पर उसे दक्षिता का सैड होना अच्छा नहीं लगा। कुछ सोचते हुए उसने अपनी पेंसिल दक्षिता की ओर बढ़ाया और बोला, तुम्हें ये पेंसिल बहुत पसंद है ना, तो तुम इसे रख लो। मैं अपनी मासी से बोलकर दूसरा मंगवा लूंगा। उसकी बात सुनकर दक्षिता खुश हो गई, पर फिर अगले पल सैड होते हुए उसने अक्ष से कहा, पर मैं तुमसे ये कैसे ले सकती हूँ? तुम्हें तो जानती भी नहीं हूँ और हम दोस्त भी नहीं हैं। तो क्या हुआ, हम अभी दोस्ती कर लेते हैं। इतना कहकर अक्ष ने दक्षिता की ओर अपना हाथ बढ़ाया और बोला, फ्रेंड्स? तो दक्षिता ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स? अब तो तुम ये पेंसिल ले सकती हो ना? अक्ष ने उसे पेंसिल देते हुए कहा। हाँ, थैंक यू न्यू फ्रेंड्स। दक्षिता ने पेंसिल लेते हुए मुस्कुराकर कहा। चलो, अब मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। इतना कहकर अक्ष दक्षिता का हाथ थामे पूर्णिमा के पास आया और बोला, मम्मा मम्मा, ये देखो, ये मेरी न्यू फ्रेंड दक्षिता। पूर्णिमा ने दक्षिता की ओर मुस्कुराते हुए देखा तो दक्षिता ने कहा, हेलो आंटी। हेलो बेटा। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके एक गाल को छूकर कहा, चलो, अब मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ। इतना कहकर दक्षिता ने उसे अंशिका के पास लेकर आ गई। मम्मा, मीट माय न्यू फ्रेंड्स, अक्ष माथुर। अंशिका ने अपने फोन से नजरें हटाते हुए अक्ष को देखा तो अक्ष ने उसे हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते आंटी। अक्ष को देखकर अंशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नमस्ते बेटा, आप तो बहुत ही क्यूट हो और गुड बॉय भी। नमस्ते करना आपको आपकी मम्मा ने सिखाया? हाँ, अक्ष ने बस इतना ही कहा। अरे वाह, वेरी गुड। कहाँ है आपकी मम्मा? अंशिका ने पूछा। ओ रही सामने वाली चेयर पर, अक्ष ने अपनी फिंगर से पॉइंट कर बताया। अंशिका ने उस ओर देखा तो पूर्णिमा का चेहरा उसे साफ नहीं दिखा, क्योंकि वे अब भी अपना सिर झुकाए डॉक्यूमेंट्स में ही व्यस्त थी। वहीं अंशिका अक्ष के नमस्ते करने से काफी इम्प्रेस थी,
क्योंकि वे विदेश में रहकर आई थी और वहां जाकर भी दक्षिता को वे ये सब नहीं सिखा पाई, क्योंकि वहां की सोसाइटी में सबको ग्रीट करने के लिए हेलो ही कहना पड़ता था। आपको मेरी मम्मा से मिलवाऊं? दक्ष ने अंशिका से पूछा। वे कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही वहां पर दक्षिता का नाम पुकारा गया, तो बाद में मिलने का कहकर अंशिका दक्षिता को लेकर अंदर चली गई। दक्षिता का टेस्ट हो गया तो अंशिका उसे लेकर वहां से चली गई। बाद में अक्ष ने भी टेस्ट दिया। फिर वे दोनों भी घर आ गए। घर आकर पूर्णिमा ने पूरे घर में नजर दौड़ाते हुए पंकज जी से पूछा, पापा कशिश कहाँ है? वे तो बस अभी तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई। पंकज जी ने जवाब दिया, अच्छा पापा, आज का टेस्ट तो हो गया है। उन्होंने कहा है कि 3 दिनों के अंदर वे लोग कॉल या मेल करेंगे। मैंने आपका नंबर और मेल आईडी दे दिया है, वे कांटेक्ट करेंगे तो जरा देख लीजिएगा। मैंने अपना नंबर सेकंड प्रेफरेंस में दिया है, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता ना, रिपोर्टिंग में बिजी हो जाऊं तो कॉल भी नहीं रिसीव कर पाती। कोई बात नहीं बेटा, ये सब मैं देख लूंगा, तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो। अगर कहीं कोई जरूरत पड़ी तो तुम्हें बताऊंगा। पंकज जी ने अक्ष के साइड के बटन को खोलते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में निकलूंगी पापा स्टूडियो के लिए, पूर्णिमा ने कहा। फिर सोफे पर बैठकर पीछे से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ ही सेकंड हुए होंगे कि तभी उसके मोबाइल का मैसेज टोन बजा। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज आया था। पूर्णिमा ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो उसमें लिखा था, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैसेज को पढ़ते ही उसे समझते देर नहीं लगी, ये मैसेज अभ्यंक का है। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और फोन साइलेंट पर करके एक और रखकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वह दूसरी ओर अभ्यंक अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा अपना फोन देख रहा था, शायद पूर्णिमा के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी दौड़ती हुई दक्षिता आकर उसके पैरों से लिपट गई। मम्मा मम्मा, मैं आ गई। आ गया मेरा बच्चा, कैसा रहा आपका टेस्ट? अभ्यंक ने उसे गोद में उठाते हुए पूछा। एकदम मस्त, दक्षिता ने कहा। ये देखिए मामा। दक्षिता ने उसे अपनी पेंसिल दिखाई। अरे वाह, आपकी फेवरेट कार्टून पेपा वाली पेंसिल मम्मा ने दिलाया? अभ्यंक ने उस पेंसिल को देखते हुए पूछा। नो, ये पेंसिल तो मेरी एक न्यू फ्रेंड ने दिया मुझे। अरे वाह, इतनी जल्दी आपने यहाँ न्यू फ्रेंड भी बना लिया? यस मामा, यू नो ही इज अ वेरी क्यूट एंड वेरी गुड बॉय। अच्छा, वे इतना ही क्यूट है तो उसे घर पर जरूर बुलाना। हाँ, मैं भी मिलूंगा उससे, अभ्यंक ने कहा। ओह नो, दक्षिता ने अपना सिर पीटा। अरे क्या हुआ? अभ्यंक ने पूछा। मामा, मैंने तो उसका नंबर नहीं लिया और ना ही अपना नंबर दिया। ओ, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अभ्यंक ने कहा। उसे दक्षिता थोड़ी सैड लगी। अभ्यंक ने कहा, चलो डोंट बी सैड, वे तुम्हारा अच्छे वाला फ्रेंड होगा तो वे तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ, दक्षिता ने कहा। अब चले बाहर, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, अभ्यंक ने कहा और उसे गोद में ही लेकर बाहर आ गया। दूसरी तरफ पूर्णिमा की बात मानकर कशिश ने जॉब ज्वाइन करने का फैसला किया। आज उसका पहला दिन था। कशिश ऑफिस से बाहर खड़ी ऑफिस की बिल्डिंग को देख रही थी और भगवान का नाम लेते हुए प्रे कर रही थी। हे भगवान, मैंने हाँ तो कह दिया, पर अब सब कुछ आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा कि उस जलकुकड़े से आमना सामना ना हो। इतना कहकर हाथ जोड़कर वे अंदर जाने लगी। तभी उसकी नज़र वहां के वॉचमैन पर पड़ी, जो कि बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। कशिश ने उसे घूरा, फिर तुरंत ही हंसते हुए वहां से अंदर चली गई। कशिश सबसे पहले रिसेप्शन पर गई। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, माय नेम इज कशिश, न्यू ज्वाइनिंग, कशिश ने कहा। ओके मैम, प्लीज वेट। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट अपने लैपटॉप सिस्टम में कुछ चेक करने लगी। फिर उसने किसी को कॉल लगाया और धीरे से कुछ बात करने लगी। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके मुस्कुराते हुए कशिश की ओर देखा और कहा, मैम, आपको सर ने आपके केबिन में बुलाया है। क्या, केबिन में बुलाया है? कशिश ने अचानक से तेज बोला, पर जब उसे रियलाइज हुआ तो वह अपने आसपास देखने लगी। फिर उसने धीरे से रिसेप्शनिस्ट से पूछा, पर क्यों? वे तो मुझे नहीं पता मैम, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। तो आपको क्या पता है? कशिश ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा,
और वहां से जाने लगी। तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे फिर से टोका और बोली, दिस वे मैम। उसने उसके हाथ का इशारा देखा और फिर उस तरफ जाने लगी। क्या भगवान जी, आपने कसम खा रखी है ना कि मेरी एक भी बात नहीं सुननी आपको। वे भगवान जी से शिकायत करती हुई जा रही थी। बॉस के केबिन के पास पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, नो कशिश, नो, तुझे आज कोई पंगा नहीं लेना है। याद है ना तुझे पूर्णिमा ने क्या कहा था? फोकस, फोकस ऑन वर्क। हाँ, मैं फोकस करूंगी सिर्फ अपने काम पर। इतना कहकर उसने गेट नॉक किया। अंदर से आवाज आई, यस कम इन। कशिश ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने ही बॉस की चेयर पर एक शख्स अपने हाथों में फाइल पकड़े हुए उसने अपनी आंखें गड़ाए बैठा था। जब कुछ सेकेंड तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कशिश ने कहा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सामने से उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फाइल से अपनी नजरें हटाकर उसे देखने लगा। उस शख्स की नजरें खुद पर पाकर वह अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। उस शख्स ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को उसकी तरफ टेबल पर जोर से पटकते हुए बोला, रीड एंड साइन। उसने अपनी नजरें फाइल पर डाली तो उस फाइल के पास ही डेस्क नेम प्लेट था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आधार ओबराय। उधर अभ्यंक इस समय अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था और इस समय उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था। उसके सामने ही बैठा रोहन बखूबी समझ रहा था। रोहन, एक कॉफी लाना। अभ्यंक ने अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा। सर, फिर से कॉफी? आप सुबह से 5 कॉफी पी चुके हैं। रोहन ने कहा। 5 नहीं 7, 2 घर से पीकर आया था। अभ्यंक ने अपना काम करते हुए कहा। क्या? रोहन ने हैरानी से पूछा। अगर तुम्हारा हिसाब किताब लगाना हो गया हो तो कॉफी ले आओ, अभ्यंक ने कहा। रोहन को उससे डर लग रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था। वे उसी तरह वहीं पर खड़ा रहा। जब कुछ सेकंड बाद भी अभ्यंक को एहसास हुआ कि रोहन अब तक वहीं है तो उसने रोहन को देखा और बोला, क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? दिया सर, रोहन ने कहा। तो फिर अब तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? सर, कोई परेशानी है क्या आपको? रोहन ने झिझकते हुए कहा। क्या मतलब? सर, आप इतनी कॉफी नहीं पीते, ऊपर से जब से आए हैं तब से ही काफी बेचैन दिख रहे हैं। तुम्हें कॉफी लाने में कोई परेशानी है? अभ्यंक ने पूछा। नहीं सर, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकर आओ कॉफी। सर, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ने दो, यहाँ फर्क ही क्या पड़ता है किसी को। अभ्यंक ने अपने दोनों हाथ जोर से टेबल पर पटके। इस बार रोहन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। वह जानता था अभ्यंक को भी और उसके गुस्से को भी। हालांकि वे जल्दी अपना आपा नहीं खोता है जब तक कोई बड़ी बात ना हो। अभ्यंक के ऐसे रिएक्शन से वह समझ चुका था कि कोई जरूर बड़ी बात है, इसलिए वह चुपचाप कॉफी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद किसी ने उसके केबिन का दरवाजा नॉक किया। अभ्यंक ने रूखे तरीके से कहा, कम इन। केबिन का दरवाजा खुलकर कोई अंदर आया। एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही आहट अभ्यंक को महसूस हुई। उसने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाई और सामने देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके सामने इस समय शायद उसका जवाब खड़ा था, जीता जागता जवाब, पूर्णिमा। बस एक पल में ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जादू कर दिया हो और उसकी सारी बेचैनी एक झटके में गायब हो गई हो। आप? अभ्यंक ने चेयर से उठते हुए बस इतना ही कहा। जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? बिल्कुल, प्लीज सिट। अभ्यंक ने चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा। पूर्णिमा भी आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसके बाद अभ्यंक भी अपनी जगह पर बैठ गया। एक्चुअली मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, तब से यही सोच रहा था कि कैसे आपसे बात करूं। अभ्यंक ने कहा। जी कहिए, आपको क्या बात करनी थी? पूर्णिमा ने बिल्कुल ही सामान्य ढंग से कहा। आप खुद चलकर आई हैं यहाँ, तो आपकी बात ज्यादा जरूरी होगी, तो पहले आप ही बता दीजिए। अभ्यंक ने कहा। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं या फिर कोई और वजह है? पूर्णिमा ने अभ्यंक की आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसके सवाल को सुनकर अभ्यंक हल्के से मुस्कुराया और बोला, जर्नलिस्ट के गुण कुट कुट कर भरे हैं आप में। इतना कहकर वे कुछ पल चुप हुआ। इस बीच पूर्णिमा की नजरें उस पर ही थी। अभ्यंक ने कहना शुरू किया, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
जीवन में कुछ चीजें, कुछ बातें साधारण भी होती हैं। उनमें कोई सस्पेंस या साजिश नहीं होती। अब आप ठहरी जर्नलिस्ट, आपने तो मेरी शादी के प्रपोजल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, पूछ लेंगी आप चाय या कॉफी या जूस और एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू। पूर्णिमा ने मना कर दिया। फिर उसने बोला, मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रही, पर जिस तरह से आपने मेरे सामने प्रपोजल रखा, उस पर मुझे क्या, मेरी जगह कोई और भी होगा तो सवाल जरूर करेगा, क्योंकि आपकी बातें और आपके प्रपोजल दोनों ही नॉर्मल नहीं है। ऐसा है तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ, अभ्यंक ने कहा और टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक घुट पीकर फिर उसने बोलना शुरू किया। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाहता हूँ, पर इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपको पहले से ही जानता हूँ, पर पर्सनली नहीं, एज अ जर्नलिस्ट जानता हूँ। काफ़ी नाम सुना है आपका और आपके शो भी देखे हैं काफ़ी मैंने। अब आते हैं आपके पहले सवाल पर। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे आप एक अच्छी इंसान लगी। हमारी फैमिली का बिजनेस में काफ़ी नाम है और आप जर्नलिस्ट हैं, तो शायद आप मेरे परिवार को भी जानती होंगी, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। मेरे परिवार में अभी कुल 7 सदस्य हैं। मेरे घर के फैमिली हेड मेरे चाचा हैं, साथ ही उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे आधार और अंशिका दी। फिर मेरी माँ और मैं। चाचा और आधार मेरे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर चाची, उनकी मुझसे और मेरी माँ से क्या रंजिश है ये तो मैं भी नहीं जानता। अंशिका दी, वे तो मेरे लिए माँ, दोस्त, बहन सब कुछ है। वे अपने पति के साथ विदेश में रह रही थी और फिलहाल हमारे साथ यहीं पर है। उनकी एक लगभग 5 साल की प्यारी सी बेटी भी है। सबके पास करने को कुछ न कुछ है और सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। मैं भी, पर इन सब कामों में कोई और अकेला छूट जाता है तो वे है मेरी माँ। उनके अकेलेपन को देखकर बहुत ही तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ, पर चाहकर भी वक्त नहीं दे पाता। वे मुझसे हमेशा कहती हैं कि शादी कर लो बेटा, और मैं उनकी बातें सुनकर चुप रह जाता हूँ। जीवन ने बहुत ही कम उम्र में ही बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। मेरा समय, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, सब कुछ बस ये ऑफिस और मेरा काम बनकर रह गया। खुद को काम में इतना डुबा चुका था कि कभी किसी लड़की का ख्याल भी नहीं आया। कई बार मन हुआ कि उनकी इच्छा पूरी कर दूं, पर उसके लिए भी एक लड़की की जरूरत थी। पर मेरे पास तो कोई भी नहीं था, ना गर्लफ्रेंड और ना ही फ्रेंड। बाद में मैंने मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लिया, पर उस पर तो क्या ही कहने, भगवान जाने कहाँ से चुन चुन कर लाते हैं नमूनों को। खैर, मैं यहाँ भी फेल हो गया। जितनी भी लड़कियों से मैं मिला, सबकी अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें थी, जो कि डेफिनेटली मेरे लिए तो उसे पूरा कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। उन लड़कियों को पैसे, प्रॉपर्टी, फ्रीडम चाहिए थी, पर परिवार नहीं। शादी के लिए उनके अपने रीजंस थे और मेरे अपने, जिनमें जमीन और आसमान का अंतर था। इन सब उथल पुथल के बीच मुझे आप मिली। अपने लिए प्यारी पत्नी की तो नहीं, पर अपनी माँ के लिए बहू, और अपने भाई बहन के लिए एक भाभी की छवि तो अपने मन पर उकेर ही चुका था। और इस समय आप बिल्कुल फिट बैठ गई। मुझे पता था कि आप सिंगल हैं, और फिर मन में ये भी घर करने लगी कि आपको कोई पसंद आ गया तो फिर मैं फिर से उन उलझनों में नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैंने जल्दी से आपसे शादी के लिए पूछ लिया। बस यही बात थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और कारण नहीं है आपसे शादी करने का। मैंने आपसे शादी के लिए पूछ तो लिया था, आपको मैसेज भी किया, पर तब से यही सोचकर गिल्ट में हूँ कि मुझे आपकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए था। आपसे बात कैसे करूं, इसी बेचैनी में सुबह से अब तक 7 कॉफी पी चुका हूँ। लास्ट की लाइन उसने हल्की हंसी के साथ कही। हाँ, और ज्यादा कॉफी पीना इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी कम उम्र में बाहर जितना टेंशन लेकर बीपी के पेशेंट बने बैठे हैं। रोहन ने अंदर आते हुए कहा। अब उसे जो बोलना था वे तो बोल गया फ्लो फ्लो में, पर अब उसकी सिटी पिटी गुम हो गई जब उसे खुद पर अभय की नजरें घूरते हुए पड़ी तो। सॉरी सर, वे मैं ये आपकी कॉफी सर। इतना कहकर उसने अपने साथ लाया हुआ 8वीं कॉफी अभयंक के सामने टेबल पर रखा और जल्दी से केबिन से निकल गया। जिम्मेदारियां आती है तो बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां, उलझने और भी बहुत कुछ अपने साथ लाती है। उसे कम करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, पर इस तरह से खिलवाड़ करना सही नहीं है।
पूर्णिमा ने कहा, मैं सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, वे तो बस रोहन ने ऐसे ही। अभयंक ने कहा, आई एम सॉरी अगर आपको मेरा बोलना पसंद नहीं आया तो। पूर्णिमा ने उससे माफी मांगते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभयंक ने मुस्कुराते हुए कहा तो पूर्णिमा भी हल्का सा मुस्कुराकर रह गई। फिर अभयंक अपनी चेयर पर ठीक से बैठते हुए कहा, एनीवे, हम कुछ और बात कर रहे थे। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अभी अगर आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकती हैं। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं पूछना। हाँ, पर कुछ कहना जरूर चाहूंगी। लाइफ इज सो डिफिकल्ट। हर किसी की कहानी आपकी कहानी की तरह सिंपल नहीं होती, ना ही आपकी तरह लाइफ में आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। आप मुझे नहीं जानते और ना ही मेरी कहानी को जानते हैं। पूर्णिमा ने अभयंक की ओर देखते हुए कहा, नहीं जानता तो जान जाऊंगा, अगर आप चाहेंगी तो। अभयंक ने कहा, जानकर क्या करेंगे, मैं शादी नहीं कर सकती। एंड आई एम श्योर अगर आप मेरी कहानी जान गए तो आपका फैसला भी ना ही होगा। पूर्णिमा के इतना कहने के बाद कुछ पल वहां खामोशी छाई रही। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, पूर्णिमा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा और उठकर जाने को हुई कि अभयंक की आवाज उसके कानों में पड़ी। कहानी नहीं जान सकता, लेकिन आपके ना करने की वजह तो जान सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा, बस पलटकर चुपचाप अभयंक को देखती रही। आपसे प्यार नहीं है, पर आपको ना कहना बुरा लग रहा है। अभयंक ने चेयर से उठते हुए मुस्कुराकर कहा, प्यार नहीं है तो शादी क्यों करनी है? पूर्णिमा ने फिर से सवाल किया। जीवन के कोरे कागज पर इसका रंग कभी ना कभी चढ़ ही जाता है। आखिर कोरे इसकी चाहत सबको होती है। अभयंक ने कहा, आपके पास शादी करने के कई कारण हैं, चाहे इश्क हो या ना हो, पर मेरे पास शादी ना करने के कारण है। चाहे इश्क बेतहाशा ही क्यों ना हो। आपकी कहानी से बहुत ही अलग है मेरी कहानी। मेरे जीवन की किताब कोरी नहीं है, पर भगवान ने उस किताब में इश्क और शादी के अध्याय को कोरा ही छोड़ दिया है। पूर्णिमा ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, इश्क के अध्याय का तो कुछ नहीं कह सकता, पर आप यहाँ हुई तो शादी का अध्याय हम दोनों जरूर लिख देंगे। अभयंक ने कहा, मेरी ना का कारण जानना चाहते हैं आप, तो ठीक कल दिन के 12:30 में द लिटिल स्टार स्कूल के बाहर मिलिए। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलती हूँ। पूर्णिमा निकलकर बाहर वहां से जाने लगी। अभयंक यूं ही खड़ा उसे जाता हुआ देखने लगा। जाते हुए उसने देखा तो कुछ पल के लिए दोनों की निगाहें मिल गई। कशिश इस समय आधार के सामने बैठी कॉन्ट्रैक्ट पेपर रीड कर रही थी। अचानक उसने गुस्से से पेपर को टेबल पर पटका और कहा, कि क्या बकवास है? बकवास नहीं डियर, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आधार ने पेन को अपने मुंह से लगाते हुए मुस्कुराकर पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, ओह रियली, बट आई कांट एक्सेप्ट दिस बकवास कॉन्ट्रैक्ट। यू डोंट हैव एनी चॉइस। आधार ने अपनी चेयर पर आराम से पीठ टिकाते हुए कहा, मैं इसे कभी साइन नहीं करूंगी। कशिश ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। पेपर्स तुमने पढ़ लिए पर ठीक से नहीं देखे शायद। आधार ने कहा तो कशिश अपनी भौहों से उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कम है। एक्स्ट्रा खर्च हुआ तो नुकसान मेरा ही होगा। आधार ने कहा तो कशिश ने गुस्से से उसे उंगली दिखाकर कहा, यू शट अप मिस सिन्हा। पर आधार ने उसे बीच में ही चुप करा दिया। पेपर चेक करो फिर से, आधार ने सीरियस होते हुए कहा। इस बार कशिश ने बिना बहस किए पेपर देखना शुरू किया। पूरा पेपर देखने के बाद जैसे ही शायद वाले कॉलम पर उसकी नजर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से और हैरानी से पूछा, ये सब क्या किया तुमने? मैंने नहीं, तुमने। तुम्हारे साइन है वहां पर, आधार ने एक सातिर मुस्कान के साथ कहा। मैंने ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए। तुमने चीट किया है, धोखे से साइन लिया है तुमने, कशिश ने गुस्से में कहा। ओह माय गॉड, कितना कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहले तुम मुझे तुम नहीं आप कहने की आदत डालो। इसके दो रीजन हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पहला, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बॉस हूँ, और दूसरा, उम्र में तुमसे पूरे 1 साल 3 महीने बड़ा हूँ। और मुझे लगता है ये दोनों रीजन मोर देन इनफ है तुम्हें मुझे आप कहने के लिए। आई एम राइट मिस सिन्हा। आधार बोले जा रहा था और कशिश उसे लगातार घूर रही थी।
इस कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में दूसरे कुछ ऑफिशियल पेपर्स हैं, उन्हें साइन कर दो। आधार ने फिर से कहा, मैंने ना कोई साइन किया था और ना ही करूंगी। तुम्हारी कंपनी का स्टेटस देखकर इंटरव्यू देने आई थी, पर अब लग रहा है ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। जा रही हूं मैं। कशिश ने अपना पर्स उठाते हुए कहा, शायद आप भूल रही हैं मिस सिन्हा, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती हैं तो 1 लाख फाइन भरने होंगे, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भी भेज सकता हूं। आधार ने खड़े होकर अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में रखकर बोला, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कशिश ने उसे घूरते हुए कहा, और देखोगे भी नहीं। बाकी की पेपर साइन करो और काम पर लगो, राइट नाउ। इस बार आधार ने थोड़ी सख्ती से कहा। कशिश के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। नम आंखों में क्रोध की धधकती आग लिए आखिर उसने बचे हुए कुछ पेपर साइन कर दिए। साइन करने के बाद वह जाने लगी तो आधार ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, रुको। कशिश रुक गई। वे जो राइट साइड में डोर दिख रहा है ना, वहां मेरा पर्सनल कमरा है। उसके अंदर एक स्मॉल किचन भी है। तुम जाओ और जाकर मस्त अदरक वाली 2 चाय बनाकर लाओ। अब कशिश के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वे उसे घूरते हुए अंदर चली गई। वहीं आधार के चेहरे पर इस समय एक बीजे मुस्कान थी। पूर्णिमा इस समय अपने ऑफिस के केबिन में लैपटॉप पर काम कर रही थी, पर रह रह कर उसे लैपटॉप की स्क्रीन धुंधली दिखने लगी। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिसे हर बार वह अपने हाथों से पोंछ रही थी। जब उसके आंसू नहीं रुके तो उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोकर वापस से अपनी चेयर पर बैठकर सोफे से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गई। रात के 8 बजे जब पूर्णिमा घर आई तो घर में चारों तरफ शांति थी। उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो उसे पंकज जी और अक्ष सोफे पर एक तरफ चिपक कर बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। पूर्णिमा ने उनकी तरफ आते हुए पूछा, क्या बात है, आप दोनों इस तरह क्यों बैठे हैं और ये दरवाजा क्यों खुला है? उसके इतना कहते ही दोनों ने उसकी तरफ देखा। फिर अक्ष ने पूर्णिमा को देखते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर धीरे से मुस्कुराते हुए चुप रहने का इशारा किया। पूर्णिमा उन दोनों के पास आई और धीरे से बोली, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो, और कशिश कहाँ है? अक्ष ने इशारे से पूर्णिमा को अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मम्मा धीरे बोलो, मौसी बहुत गुस्से में है। क्यों? पूर्णिमा ने इस बार भी धीरे से ही पूछा। वे तो नहीं पता, पर जब से ऑफिस से आई है तब से ही गुस्से में है। नानू ने चाय बनाने के लिए बोला तो वे अदरक भी जोर जोर से कूट रही थी। फिर उन्होंने कहा कि हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें। अक्ष इतना बोलकर चुप हुआ। अभी कहाँ है वे? वे रही कब से चक्कर लगाए जा रही हैं। मैं और नानू उनका मूड ठीक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अक्ष ने अपनी नन्ही उंगली से एक और इशारा करते हुए कहा। पूर्णिमा ने उस तरफ देखा तो कशिश गुस्से से कुछ बड़बड़ाती हुई गैलरी में इधर से उधर घूम रही थी। पूर्णिमा ने अपनी बैग और स्कूटी की चाबी वहीं सेंटर टेबल पर रखी और उसकी ओर बढ़ गई। क्या हुआ तुझे? यहाँ इस तरह से चक्कर क्यों काट रही है? पूर्णिमा ने उसके पास पहुंचते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर कशिश ने पलटकर देखा तो पूर्णिमा खड़ी थी।